हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे इमरजेंसी की, यानी कि आपातकाल की। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में आपातकाल पूरे देश में यानी कि भारत में लगाया गया था, जिसके अंतर्गत हम इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से ऐसी कौन सी स्थितियाँ थी जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को आपातकाल लगाना पड़ा। ऐसा कौन सा पूर्व का संकट था आपातकाल से पहले जो कि स्थितियाँ ऐसी बन गई कि उन्हें आपातकाल लाना पड़ा। क्या सच में उनके पास आपातकाल के लगाने के अलावा कोई और ऑप्शन था ही नहीं जो उन्होंने आपातकाल को चुना। साथ ही इस पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रही और जनता की क्या प्रतिक्रिया सामने आई, इसके परिणाम क्या हुए और किस तरीके से इस काल का अंत भी हुआ। तो इन सब को अच्छे से समझने के लिए आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब यदि हम बात करें आपातकाल से पूर्व के संकट की, तो 1973 की शुरुआत से ही इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता थी वो कम होने लगी थी। साथ ही जनता की आकांक्षाएं अधूरी थी, असंतोष उभरने लगा था, जिसके पीछे कुछ कारण थी, जैसे कि आर्थिक परिस्थितियों में स्पष्ट गिरावट आ गई थी, जैसे मंदी, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई आसमान छू रही थी, साथ ही खाद्य पदार्थों में कमी हो गई थी। सब कुछ ने मिलजुल कर एक गंभीर संकट उपस्थित कर दिया था। इसी के साथ 1971 के दौरान बांग्लादेश से आए 1 करोड़ शरणार्थियों को ठहराने और खिलाने के बोझ ने अन्न भंडार खाली कर दिया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 1971 में बांग्लादेश बना, जिसमें इंदिरा गांधी ने एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले किया। ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी ने मिलिट्री सपोर्ट दिया था पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से लड़ने के लिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उससे हमारा बजट घाटा उपस्थित हो गया, जिससे युद्ध ने और इस युद्ध ने विदेशी मुद्रा भंडार को खाली कर दिया। साथ ही इसके अलावा कुछ और भी कारण थे। ठीक है, जैसे कि 1972 और 73 दोनों वर्षों में लगातार मानसून भी असफल रहा, जिससे देश के अधिकतर हिस्सों में भयंकर सूखा पड़ गया और खाद्यान्नों की भीषण कमी हो गई थी। इसी के परिणाम स्वरूप उनकी कीमतों में आग लग गई, यानी कि बहुत महंगी हो गई थी। आर्थिक मंदी आ गई, बेरोजगारी, महंगाई, ज़रूरी सामानों की कमी हो गई थी और साथ ही इसने एक अशांति उत्पन्न कर दी। 1972 और 73 में देश के विभिन्न भागों में हड़तालों की एक लहर चलने लगी। मजदूरों के बीच श्रीमती गांधी की लोकप्रियता दिन ब दिन कम होने लगी। कानून और व्यवस्था की हालत लगातार 1974 और 75 के दौरान खराब हो गई। हड़तालें, छात्र प्रदर्शन और जुलूस ये जो थे ये बहुत हिंसक हो उठे थे। कई कॉलेज और विश्वविद्यालय लंबे समय के लिए बंद कर दिए गए। साथ ही मई 1973 में उत्तर प्रदेश में पीएसी यानी कि पुलिस ने बगावत कर दी। जब सेना को नियंत्रण पाने के लिए वहां भेजा गया तो उनके साथ मुठभेड़ में 35 सिपाही और सैनिक मारे गए। गुजरात और बिहार में गुटबंदी के शिकार कांग्रेस सरकार के खिलाफ ये आंदोलन बढ़े जा रहे थे। ये आंदोलन जो थे वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ चलाए जा रहे थे। बिहार के आंदोलन का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण करते हैं। जयप्रकाश नारायण विपक्ष के नेता थे। जनवरी 1974 में गुजरात में भारी उथल पुथल उस समय हुई जब अनाज और रसोई तेल और अन्य आवश्यक पदार्थ की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि होने लगी। जन आक्रोश जो था राज्य के शहरों और महानगरों में एक छात्र आंदोलन के रूप में फूट पड़ा। ठीक है, साथ ही विपक्षी दल ने इसमें तेज़ी से अपनी भागीदारी दी, इसमें हिस्सा लिया। इन आंदोलनों में पुलिस ने इसका जवाब अत्यधिक बल प्रयोग, अंधाधुंध गिरफ्तारियों और लाठीचार्ज से दिया। विधानसभा निलंबित कर दी गई, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो इसके साथ हम देखते हैं कि पक्ष की जो प्रतिक्रियाएं थी वो अलग देखी जा रही थी इस पर, और जो विपक्ष की प्रतिक्रियाएं थी वो और ज़्यादा आक्रोशकारी थी। यानी कि एक तरीके से हम देखें कि वो जनता के आक्रोश को और ज़्यादा बढ़ा रहे थे, यानी कि आग में घी डालने का काम कर रहे थे विपक्ष। ठीक है, पक्ष तो कर ही रहा था, उनकी एक अलग ही प्रतिक्रिया आ रही थी कि विधानसभा निलंबित कर दी गई, लेकिन साथ ही विपक्ष भी आंदोलन में तेज़ी से भागीदारी दे रहा था। वो जनता के आक्रोश को और ज़्यादा बढ़ावा दे रहा था। ठीक है, अब यदि हम बात करें जेपी आंदोलन की, तो जयप्रकाश नारायण जो लोकप्रिय रूप से जेपी के नाम से जाने जाते थे, अपने राजनीतिक संन्यास को त्याग कर इस आंदोलन का नेतृत्व करने लगे और उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया, जो इस पूरी व्यवस्था के खिलाफ था जिसने हर व्यक्ति को भ्रष्ट बनने के लिए मजबूर कर दिया। जेपी अब नियमित रूप से पूरे देश का दौरा करने लगे, यानी कि जयप्रकाश नारायण दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में जहां समाजवादियों के गढ़ थे वहां भारी भीड़
इकट्ठा होने लगी। जेपी आंदोलन ने खास तौर पर छात्रों, मध्यम वर्ग, व्यापारियों और बुद्धिजीवियों के एक हिस्से का व्यापक समर्थन हासिल कर लिया था। एक तरफ तो हम देखते हैं कि ये आंदोलन चल रहे थे और इंदिरा गांधी ने विधानसभा भंग कर दी थी। वहीं यदि हम दूसरी तरफ देखें कि किस तरीके से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उनकी क्या प्रतिक्रिया इस पर सामने आ रही थी, तो उसके अंतर्गत हम देखते हैं कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सिन्हा द्वारा दिए गए एक फैसले ने भारतीय राजनीति को अचानक ही एक नया मोड़ दे दिया। ठीक है, राजनारायण द्वारा दायर की गई एक चुनाव याचिका पर अपना फैसला देते हुए अदालत ने श्रीमती गांधी को भ्रष्ट चुनाव आचरण में लिप्त होने का दोषी पाया और उनके चुनाव को अमान्य करार दिया। तो इस फैसले का अर्थ ये होता है कि अगले 6 वर्षों तक श्रीमती गांधी ना तो चुनाव में खड़ी हो सकती थी और ना ही किसी पद पर आसीन हो सकती थी। इंदिरा गांधी ने क्या किया, इस पर इंदिरा गांधी की प्रतिक्रिया जो सामने आई वो कुछ इस प्रकार से थी कि इंदिरा गांधी ने त्यागपत्र देने से इनकार कर दिया और सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। न्यायमूर्ति VR कृष्ण अय्यर ने 24 जून को ये फैसला देते हुए एक भ्रांति यानी कि भ्रम पैदा कर दिया कि श्रीमती गांधी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय की संपूर्ण पीठ का फैसला आने तक वो अपने पद पर बनी रह सकती हैं और संसद में बोल सकती हैं, लेकिन अपना मत नहीं दे सकती। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इंदिरा गांधी के हाथ में थोड़ी पावर रहती है कि हाँ वो बोल तो सकती है, भले ही वो अपना मत नहीं दे सकती, पर उनके हाथ में एक पावर आ जाती है कि हाँ अभी भी वो अपने पद पर हैं और वो बोल सकती हैं। साथ ही श्रीमती गांधी को एक और राजनीतिक धक्का लगा जब 13 जून को गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं। ठीक है, तो 142 सदस्यों के सदन में विपक्षी जनता मोर्चे को यहाँ पे 87 स्थान प्राप्त हुए, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 75 स्थान मिले। तो ये इंदिरा गांधी के लिए वो एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ थी कि हाँ विपक्ष को बहुत ज़्यादा सीटें मिली, यानी कि उनसे अप्रॉक्सीमेटली 12 सीट ज़्यादा मिली और कांग्रेस को 75 ही मिली सिर्फ। ठीक है, साथ ही हम देखते हैं कि 25 जून को दिल्ली में हुई एक रैली में उन्होंने ये घोषणा की कि श्रीमती गांधी को त्यागपत्र देने के लिए दबाव डालने के वास्ते 29 जून से एक सप्ताह का राष्ट्रव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन और जुलूस आदि का आयोजन किया जाएगा। और ये जो घोषणा थी ये कौन करता है, ये विपक्ष करता है। ये जो आंदोलन चला रहे थे, जेपी मूवमेंट चल रहा था, साथ ही बिहार और गुजरात में छात्र आंदोलन चल रहे थे, तो इसके जो विपक्ष के नेता थे वो ये घोषणा करते हैं 25 जून को दिल्ली में एक रैली होती है जिसमें कि 29 जून से एक सप्ताह तक राष्ट्रव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन और जुलूस का आयोजन किया जाएगा ताकि श्रीमती गांधी जो हैं वो त्यागपत्र दे दें। ठीक है, इस आंदोलन का अंत सैकड़ों हजारों आंदोलनकारियों द्वारा प्रधानमंत्री निवास के घेराव में होना था और अपनी रैली में दिए गए भाषण में जेपी ने जनता से आग्रह किया कि वे सरकार के कामकाज का चलना असंभव बना दें। ठीक है, तथा एक बार फिर सशस्त्र सेनाओं, पुलिस बल और सरकारी अधिकारियों से अपील की गई कि वे किसी भी सरकारी आदेश को ना मानें और उन आदेशों को गैर कानूनी और गैर संवैधानिक मानें। श्रीमती गांधी की तात्कालिक प्रतिक्रिया 26 जून को देश में आंतरिक आपातकाल की घोषणा के रूप में सामने आई। जेपी आंदोलन का प्रमुख औचित्य ये था कि वे भारतीय जीवन और राजनीति में भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए खड़ा हुआ था, जिसका मुख्य स्रोत कथित रूप से इंदिरा गांधी थी। यह आंदोलन उनके निरंकुश व्यक्तित्व और राजनीति एवं प्रशासन चलाने के तौर तरीके से उत्पन्न खतरे से लोकतंत्र को बचाना चाहता था। ठीक है, उन्होंने कहा कि श्रीमती गांधी का सत्ता में बने रहना, यानी कि जयप्रकाश नारायण जो थे, मोरारजी देसाई जो थे, इन्होंने सबने कहा कि श्रीमती गांधी का सत्ता में बने रहना भारत में लोकतंत्र का जीवित रहना परस्पर विरोधी है। मतलब अगर इंदिरा गांधी सत्ता में रहीं तो भारत में लोकतंत्र नहीं बन रह पाएगा, ये उसके विरोध में है, लोकतंत्र के विरोध में रहेगा हमेशा। अगर इंदिरा गांधी सत्ता में रहीं तो ये जो विचार होगा ये लोकतंत्र के विरोध में जाएगा। ठीक है, ये विपक्ष ने अपनी बात रखी कहकर। अब यदि हम बात करें कि आपातकाल के पीछे इंदिरा गांधी के 3 प्रमुख कदम क्या रहे, तो हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी आपातकाल लागू करने के पीछे 3 कदम बताती हैं अपने, कि उनके 3 कदम रहे या फिर 3 कारण रहे जिसकी वजह से उन्होंने आपातकाल लागू किया।
पहला कारण वो बताती हैं कि भारत की सुरक्षा, स्थायित्व, अखंडता और लोकतंत्र को जेपी आंदोलन के विखंडवादी चरित्र से खतरा था, इसलिए उन्होंने आपातकाल लागू किया। उन्होंने जेपी आंदोलन के भाषणों का हवाला देते हुए विपक्षी दलों पर सशस्त्र सेनाओं और पुलिस को बगावत करने के लिए उकसाने का आरोप लगाया। दूसरा वे कारण बताते हैं कि गरीबों और सुविधाहीन जनता के हितों में द्रुत आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को लागू करने की आवश्यकता थी। साथ ही तीसरा वो कारण बताते हैं कि उन्होंने भारत को कमज़ोर बनाने के उद्देश्य से विदेशों से तोड़फोड़ और हस्तक्षेप की आशंका के प्रति आग्रह किया। अब यदि इस पर हम अपनी बात करें तो हम देखते हैं कि ना तो इंदिरा गांधी ने और ना ही जेपी ने संकट से निकलने का जनवादी तरीका चुना। जेपी को लोकसभा के लिए नए चुनाव की मांग करनी चाहिए थी और इंदिरा गांधी को उसे स्वीकार करना चाहिए था। वैसे भी चुनाव तो 1976 में होने ही वाले थे। इस तरह श्रीमती गांधी के त्यागपत्र की मांग और आपातकाल दोनों का ही एक व्यवहारिक विकल्प चुना जा सकता था, लेकिन दोनों ने ही व्यवहारिक विकल्प नहीं चुना। अब यदि हम बात करें जेपी आंदोलन की कमियां क्या रहीं, तो हम देखते हैं कि जेपी आंदोलन में कई मायनों में गलतियों से भरा हुआ था, चाहे वो उसकी कार्यवाही और संगठनों का मामला हो या फिर इसके नेताओं के चरित्र और दर्शन का। जयप्रकाश नारायण अपनी ईमानदारी, निडर, स्वार्थहीन त्याग और नागरिक अधिकारों के प्रति अजन्म प्रतिबद्धता के लिए उचित रूप से सुविख्यात थे, परंतु विचारधारात्मक रूप से बहुत ही अस्पष्ट थे। विपक्ष के सामने जो विकल्प मौजूद था जिसका वो उपयोग वो कर सकते थे, जिसे वो चुन सकते थे, तो उसमें पहला विकल्प जो था वो था सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतज़ार करना और यदि फैसला इंदिरा गांधी के खिलाफ जाता हो तो उसे लागू करवाने के लिए मांग करना। दूसरा, 1976 के शुरू में होने वाले लोकसभा के आम चुनावों का इंतज़ार करना तथा शांतिपूर्ण आंदोलन द्वारा इंदिरा गांधी की स्थिति को कमज़ोर करना। तीसरा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले ने श्रीमती गांधी को दिए गए शासन के जनादेश को क्षीण कर दिया, अतः तुरंत अक्टूबर-नवंबर 1975 में ताज़ा चुनाव कराने की मांग करना। तो ये तीन विकल्प थे जो कि जेपी द्वारा चुने जा सकते थे या विपक्ष द्वारा चुने जा सकते थे, पर उन्होंने नहीं चुने। इमरजेंसी यानी कि आपातकाल। अब यदि हम आपातकाल की बात करें तो हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लागू करना भी गलत था। बाद में उन्होंने ये दावा किया कि गैर संवैधानिक चुनौती का सामना करने के लिए उनके पास कोई और चारा नहीं था। असलियत में इंदिरा गांधी के पास भी अन्य जनवादी विकल्प मौजूद थे, जैसे कि पहला, वे ये घोषणा कर सकते थे कि लोकसभा भंग कर अक्टूबर-नवंबर में ताज़े चुनाव कराए जाएंगे। यदि विपक्ष इस बात को नहीं मानता और श्रीमती गांधी से तत्काल त्यागपत्र की मांग पर अड़ा रहता तो उनकी चुनौती का सामना करने के लिए उपलब्ध उपाय के रूप में आंतरिक आपातकाल लागू कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहीं इंदिरा गांधी के पास जो दूसरा विकल्प था वो था, साथ ही वो घोषणा भी कर सकती थी कि जैसे ही विपक्ष उनके द्वारा त्यागपत्र की मांग वापस ले लेगा वैसे ही आपातकाल हटा लिया जाएगा। कुछ भी हो, इतने लंबे समय तक आपातकाल लगाने का कोई औचित्य नहीं था। ठीक है, श्रीमती गांधी ने 26 जून की सुबह सभी सामान्य राजनीतिक प्रक्रियाओं को निलंबित करते हुए संविधान की धारा 352 के तहत आंतरिक आपातकाल लागू करने की घोषणा की। 26 जून को तड़के ही विपक्ष के सैकड़ों प्रमुख नेताओं को आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए लोगों में जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर जैसे कांग्रेसी विशुद्ध शामिल थे। साथ ही गिरफ्तार किए गए लोगों में से कईयों को धीरे धीरे छोड़ दिया गया। खराब स्वास्थ्य के आधार पर 1975 में जेपी तथा अन्यों को छोड़ दिया। गिरफ्तारियां पूरे आपातकाल के दौरान चलती रहीं। कुल मिलाकर इन 19 महीनों में 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपातकाल के दौरान संसद बिल्कुल अप्रभावी बना दी गई। विपक्षों के कुछ बहादुर सांसदों को जिन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था उनके भाषणों को बेअसर बना दिया गया था। उन्हें अखबारों में रिपोर्ट करने की इजाज़त नहीं थी। तो ये कुछ प्रतिक्रियाएं थी या ऐसे कार्य किए गए आपातकाल के दौरान। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं हुई पक्ष की तरफ से, ठीक है, जो कि गलत थी। अब यदि हम बात करें आपातकाल पर जनता की प्रतिक्रिया कैसे सामने आई, क्या प्रतिक्रिया रही, तो हम देखते हैं कि जहां बुद्धिजीवियों के एक हिस्से ने आपातकाल के विरुद्ध बहुत कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, वहीं जनता के एक विख्यात बहुमत की आरंभिक प्रतिक्रिया निरपेक्षता,
मौन स्वीकृति, सहमतियों, यहाँ तक कि समर्थन की भी थी। सार्वजनिक व्यवस्था और अनुशासन फिर से कायम होने के साथ साथ अनेक लोगों ने राहत महसूस की कि देश को अव्यवस्था और अराजकता से बचा लिया गया है। शहरों में अपराध कम हो गए थे तथा घेराव और अनियंत्रित एवं अक्सर हिंसक हो जाने वाले प्रदर्शन समाप्त हो गए थे। सबसे बड़ी बात ये थी इसके साथ कि जनता का बहुत बड़ा हिस्सा आपातकाल के अच्छी तरह प्रसारित कुछ सकारात्मक परिणामों से काफ़ी खुश और प्रभावित थे। हालांकि निश्चय ही इनमें से ज़्यादातर कदम बिना आपातकाल का भी उठाए जा सकते थे। साथ ही प्रशासन में भी आमतौर पर और तत्काल सुधार हुआ। सरकारी कर्मचारी समय पर दफ्तर आने लगे और जनता का अधिक ध्यान रखने लगे। तस्करों, जमाखोरों, कालाबाजारियों, विदेशी मुद्रा के अवैध व्यापारियों और कर की चोरी करने वालों के खिलाफ शीघ्रतापूर्वक नाटकीय तरीके से और खूब प्रचारित कार्रवाइयाँ की गईं। अर्थव्यवस्था में भी भारी और नाटकीय सुधार हुआ। जनता की आशाएं फिर बढ़ीं और आपातकाल को अधिक स्वीकार्य बनाने के लिए 1 जुलाई को बहुउद्देशीय 20 सूत्री कार्यक्रमों की घोषणा श्रीमती गांधी द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में क्या होता है कि भूमिहीन मजदूरों, छोटे किसानों और ग्रामीण गांव के कारीगरों के मौजूदा कर्जों को रद्द करने का वादा किया गया। कृषि भूमि पर मौजूदा हदबंदी कानून को लागू करने और अधिक भूमि को भूमिहीनों के बीच बांटने, कीमतों को कम करने, कर की चोरी और तस्करी रोकने, साथ ही उत्पादन बढ़ाने और उदारता लाने का वादा भी किया गया इस 20 सूत्री कार्यक्रम में, जो कि इंदिरा गांधी द्वारा चलाया गया। साथ ही भूमिहीनों और दलितों को 30 लाख से भी अधिक आवास स्थान प्रदान किए गए। तो अब यदि हम बात करें कि आपातकाल की समाप्ति की ओर, यानी कि आपातकाल जब समाप्त हो गया तो वो समाप्त किस तरीके से हुआ, तो 1976 के उत्तरार्ध में जन असंतोष अपने चरम शिखर पर पहुंचने लगा था। इसके कई कारण थे, जैसे कि जनता को मिली सहूलियतें ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकीं। आपातकाल के पहले वर्ष में जो आर्थिक विकास हुआ वो बना नहीं रह पाया। कृषि उत्पादन जो था वो गिरने लगा। 1976 के अंत तक कीमतें 10% तक बढ़ गई। भ्रष्ट, कालाबाजारी और तस्कर आपातकाल के आरंभिक झटकों के खत्म होते ही तुरंत फिर से सक्रिय हो गए थे। पुलिस और अफसरशाही की ताकत बढ़ने लगी थी और उन पर प्रेस, अदालत, विधायकों, सांसदों, राजनीतिक दलों, जन आंदोलनों का दबाव और आलोचना का खतरा ही नहीं रह गया था। दोनों अपने अधिकारों का सामान्य रूप से दुरुपयोग करने लगे। इससे क्या होता है कि इससे सभी प्रभावित हुए, लेकिन सबसे अधिक असर गरीबों पर पड़ा। आपातकाल की अलोकप्रियता में वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण संविधान से परे एक शक्ति केंद्र का विकास था। श्रीमती गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी के इर्द गिर्द इस शक्ति केंद्र का विकास हुआ था, जो कांग्रेस में किसी भी पद पर आसीन नहीं थे। यानी कि संजय गांधी जो थे, श्रीमती गांधी के छोटे बेटे थे, जो कि किसी भी पद पर नहीं थे कांग्रेस में, लेकिन उसके बावजूद वो कांग्रेस के जो कार्यक्रम हो रहे थे उसमें अपनी लगातार भागीदारी दे रहे थे, जो कि जनता को बहुत पसंद नहीं आ रही थी। जुलाई 1976 में संजय ने अपने 4 सूत्री कार्यक्रम रखा, जो शीघ्र ही आधिकारिक 20 सूत्री कार्यक्रम से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण बन गया। ये 4 सूत्र थे: विवाह के समय दहेज ना लें, परिवार नियोजन बनाएं, परिवार को 2 बच्चों तक सीमित रखें, वृक्ष लगाएं और साक्षरता बढ़ाएं। संजय गांधी झुग्गी झोपड़ी और सड़कों, बाजारों, पार्कों एवं ऐतिहासिक भवनों पर अवैध रूप से बने मकान और अन्य ढांचों को हटाकर शहरों का सौंदर्यीकरण कराने के लिए भी कटिबद्ध थे। संजय गांधी के दबाव में आकर सरकार ने परिवार नियोजन को और मजबूती से बढ़ावा देने का फैसला किया, जो कई बार बहुत ही मनमाने और अवैध तथा निरंकुश तरीके से किया गया। समझाने बुझाने की बजाय जोर जबरदस्ती का इस्तेमाल किया गया। धीरे धीरे इसे अधिक महत्व दिया जाने लगा, जो कि गलत था, और बाद में नसबंदी अनिवार्य लागू किए जाने लगा। इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित जो थी वो गांव की और शहर के जो गरीब लोग थे वो हो रहे थे, जो भागने, छिपने, दंगा करने इसके लिए मजबूर हो गए। रोज़मर्रा के तरीक़ों से अपना विरोध व्यक्त करते थे ये लोग। इस प्रकार दमन और भय, भ्रष्टाचार तथा सत्ता के दुरुपयोग से पहले ही चले आ रहे माहौल को संजय गांधी के निर्देशन में चलाए जा रहे अत्याचार ने और भी बदतर बना दिया।
अब यदि हम बात करें कि 1977 के अप्रत्याशित चुनाव जो हुए उसके क्या परिणाम आए, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि आपातकाल के परिणाम जो थे वो हमें 1977 के चुनाव में देखने को मिलते हैं। तो हम देखते हैं कि 18 जनवरी 1977 को श्रीमती गांधी ने अचानक घोषणा की कि लोकसभा के चुनाव मार्च में कराए जाएंगे। साथ ही उन्होंने राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया। प्रेस सेंसरशिप एवं सार्वजनिक सभा आदि करने जैसी राजनीतिक गतिविधियों पर भी उस पर जो प्रतिबंध लगा था उसे हटा दिया गया। राजनीतिक दलों को भी खुलकर अभियान चलाने की इजाज़त दे दी गई। चुनाव 16 मार्च को स्वतंत्र और निष्पक्ष माहौल में संपन्न हुए। जब चुनाव परिणाम सामने आए तो ये स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस जो थी वो पूरी तरीके से हार चुकी थी। श्रीमती गांधी ने एक वक्तव्य जारी कर जनता के फैसले को उचित विनम्रता के साथ स्वीकार किया। श्रीमती गांधी ने जनता के फैसले को स्वीकार किया। वो कहती हैं कि श्रीमती गांधी ने चुनावों की घोषणा और फिर स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव मतदान क्यों करवाया। आखिरकार अभी 2 महीने पहले ही तो उन्होंने नवंबर 1976 में चुनावों को संसद द्वारा 1 साल के लिए टलवा दिया था। इस सवाल पर जो है वो अन्य व्याख्याएं प्रस्तुत की गई हैं। 1975 से 77 के वर्ष लोकतंत्र की परीक्षा के वर्ष के रूप में वर्णित किए गए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इस परीक्षा में भारतीय जनता यदि पूरे अंक से नहीं भी तो श्रेष्ठ अंकों से पास हुई। तो ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड लक।